जा रहे हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स एमडी 2025 का, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे। इस बार गवर्नमेंट स्कीम थोड़ी ज़्यादा हैं, 3 हैं, तो हम तीनों को अच्छे से डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एकदम याद रहे कि कब लॉन्च हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज की पहली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों थी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका कंटिन्यूएशन होगा और रिसर्च रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को चलाया जाएगा 2025 से 26 तक। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, इसके लॉन्च डेट को पढ़ते हैं, इसका सारा हम देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड वेलफेयर के अंदर आती है। इसमें हम अगर क्रॉप्स का टाइप देखें तो इसमें फूड क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, एनुअल, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। ये 3 तरह की इसमें क्रॉप्स देखी जाती हैं। और ना यहाँ पे ना बड़े इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना उस नोट को। क्या कह रहा है, कह रहा है जो ये स्कीम है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका जो यील्ड रहा था ना, पहले डेटा जो है वो पास का डेटा अवेलेबल है, एंड फॉर विच रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट होगा, वो आगे सर्वे होगा इसके ऊपर, एक जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। उसमें नॉर्मली निकाला जाएगा कि कितनी क्रॉप्स की कट करनी है, कितना क्रॉप्स का यील्ड है, वो सारा सर्वे होगा। ठीक है, इसको ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि ना फिनेंशियल असिस्टेंस देना फार्मर्स को, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, फसल के लॉस का देख रहे हैं, तो वो सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर सेकंड है टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स, ताकि फार्मर को ना एक कॉन्टिन्यूएशन में एक इनकम मिलती रहे, एक स्टेबल इनकम हो उसकी, और वो फार्मिंग एक्टिविटी से कॉन्टीन्यूसली पैसा कमाता रहे। उसके लिए हमने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर हम आए हैं। तीसरी चीज़ इसमें ये है टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। क्या करना है हमें, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट हमारा है टू इन्हांस द फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये भी एक बात थी कि ना हम ना क्रेडिट के फ़्लो को इन्हांस करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड सिक्योरिटी दें, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान रखें। यानी हम चाहते हैं कि जो फसल आ रही है उसका जो पूरी तरह से उस पर जो क्रेडिट है, उस पर जो फूड सिक्योरिटी दी जा सकती है। क्रॉप को भी हम ये नहीं चाहते कि खाली अनाज ही बोए जाएँ, और दूसरी क्रॉप्स को भी उगाने के लिए पैसा वैसा चाहिए होता है, तो वो सब भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है प्रमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड इंश्योरेंस एंड एलीड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ना एक्सपेंड करनी है उसकी चॉइस टू द फार्मर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स के लिए। तो मतलब हम यहाँ पे चाहते हैं कि ना हम किसी भी तरीके से, हमारी ये बहुत ज़्यादा कोशिश है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारा इनोवेशन बढ़े, हमारी रिसर्च बढ़े, हमारा इंश्योरेंस बढ़े। ये सारी चीज़ें हमारी बढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहता है कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है, कि कौन कौन सी जो रिस्क कवर्ड है उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ना, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में जब ये आई, मिनिस्ट्री लेकर आई, तो इसमें ना बहुत सारे रिस्क को ना कवर भी करा गया है। जैसे ना कोई मान लो कोई क्रॉप उगाई गई है नेचुरल फायर लाइटनिंग की वजह से, हरिकेन टोरंडो, या मतलब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर कोई ऐसा कुछ हो गया है, कोई खेती या बाड़ी को दिक्कत आ गई है, यील्ड लॉसेस हो गए हैं, ड्रॉट पड़ गया है, पेस्ट पड़ गया है, डिजीज़ हो गई है, तो इसके चक्कर में यील्ड लॉसेस वगैरह को हमने ध्यान में ज़रूर देना है। पहला काम का है, जैसे ये कर रहा है ना यील्ड लॉसेस को बचाने का। सेकंड काम होता है इसका कि ना प्रिवेंट करना सोइंग को, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ना एडवर्स वेदर है मान लो, ठीक है, और ना सोइंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रिवेंट करता है ये वाली स्कीम में ना, ऐसे भी हेल्प की जाएगी। यानी ना फार्मर्स को ना इंश्योरेंस दिया जाएगा, और ना मतलब वो 25% ऑफ द सम इंश्योर किए जाएंगे। तो जो भी सम इंश्योर्ड है वो अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी पेज टू द पॉलिसी होल्डर्स। अगर मान लो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हो गया कोई ऐसा, तो वो हम सम जो है वो इंश्योर करके रखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, हमें सोइंग में भी प्रिवेंट होगा। तीसरी चीज़ है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हम इससे बचा सकते हैं।
कवर्स अप टू 14 डेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी 14 दिन तक आपको ना इंडिविजुअल फार्म बेसिस करना है। तो यानी ना 14 दिन तक इवन हार्वेस्टिंग के बाद भी क्रॉप्स को पूरा ना लेफ्ट इन कट एंड स्प्रेड कंडीशंस, कुछ अगर ऐसे अनसीजनल रेन हो गई है उस कंडीशन में भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये उसको बचाएगी, बीमा योजना। ठीक है, इसके अलावा ना कोई भी लोकलाइज्ड कैलामिटी है, मान लो इंडिविजुअल फार्म बेसिस पे, यानी हेल स्टॉर्म है, लैंडस्लाइड है, इनंडेशंस है जो स्पेसिफिक फार्म्स को बहुत अफेक्ट करती हैं, उनको भी ना पूरा इसमें कवर किया जाएगा। और जो स्टेट्स हैं ना उनको भी कंसिडर करना है, लाइक कोई भी एड ऑन कवरेज है, कोई क्रॉप लॉस है, वाइल्ड एनिमल्स का कुछ अटैक हो गया है, और वेर एवर द रिस्क इज़ परसीव टू बी सब्सटेंशियल या आइडेंटिफाइबल टाइप कुछ ऐसा हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ना बहुत ज़्यादा मदद की जाएगी। अब ना हम ना एक्सक्लूजन देखें कि कौन कौन सी चीज़ों को ना इस स्कीम में एक्सक्लूड करा गया है। मान लो कोई भी क्रॉप डैमेज चोरी से हुआ है, कोई वॉर हुआ है, कोई राइट्स आए हैं, कोई ग्रेजिंग हुआ है, कोई प्रिवेंटेबल रिस्क का लॉस हुआ है, कोई हार्वेस्टेड क्रॉप्स ख़त्म हो गई है, पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन के बाद कुछ लॉस हुआ है, इन चारों सिचुएशन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का योगदान नहीं होगा। इसी के साथ साथ एनुअल प्रीमियम की बात की गई है। जो खारिफ क्रॉप है उसमें 2% का सम इंश्योर किया गया है, राबी क्रॉप से 1.5% ऑफ सम इंश्योर किया गया है, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो 5% ऑफ द सम उसको भी इंश्योर करा गया है। मतलब यहाँ पे ना देखो, सम इंश्योरेंस करने का मतलब क्या है कि कम से कम ऐसा किया जाएगा कि ना कुछ इंश्योर आपको किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2% सम इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, तो क्या लिखोगे? सम इंश्योर्ड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब होता है कि ना इसमें ना पता कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मैं आपको बताती हूँ। सम इंश्योर्ड फॉर अ फार्मर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फिनेंस। क्या करना है इसमें, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, द स्केल ऑफ फिनेंस, मल्टीप्लाई करना है द स्केल ऑफ फिनेंस पर हेक्टर, ठीक है, बाय द एरिया नोटिफाइड क्रॉप, जो भी हमें उसको करना है तो वो देखना चाहिए हमें। समझ में आया कि क्या होता है सम इंश्योर? तो 2% ऐसे ही ना निकाला जाता है, खारिफ क्रॉप्स में इंश्योर किया जाता है। ऐसे ही राबी क्रॉप्स का है, ऐसे ही एनुअल जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का है वो भी किया गया है। अब ना इनमें जो भी ना डिफरेंस होएगा, लाइक प्रीमियम और रेट ऑफ इंश्योरेंस चार्ज का, वो एज अ सब्सिडी दिया जाएगा। उसमें सेंटर और स्टेट ना दोनों भागीदारी दिखाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये रेशियो 90:10 होगा फ्रॉम खारिफ 2020। एलिजिबल फार्मर्स के लिए बात की जा रही है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो भी कवर किया जाएगा, तो इनमें शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर दोनों होंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से फार्मर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो याद रखना सभी तरह के फार्मर्स को इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिया जाएगा, शेयर क्रॉपर हो, टेनेंट हो, सभी को दिया जाएगा। अर्लियर द स्कीम वॉज मैंडेटरी फॉर फार्मर्स, कोई क्रॉप लोन्स अवेल करने हो, किसान क्रेडिट लोन देने हो, या हाउएवर द स्कीम इज़ नाउ बिन मेड ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स, सबके लिए ऑप्शनल कर दी गई है। कब से करी गई है? जब खारिफ सीजन चल रहा था 2020 का, तभी से कर दी गई है। दूसरी बात होती है कि कवरेज इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर 100% ऑफ द क्रॉप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को याद रखना जीएसटी से बाहर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, कोऑपरेशन है, फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरी स्कीम को, कर रहे भी हैं और यही काम करते हैं इसके लिए। रिसेंट ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है अंडर द स्कीम? तो सबसे बड़ा है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी 8 to 4.77 करोड़ को हमें इसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए रखा गया है ताकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हो। एक जैसे यस्टेक है, विंड है, R&D स्टडीज़ है, ये सारे के सारे फंड को डाला जा रहा है ताकि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। यस्टेक करके है तो इसमें यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या करते रहते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे क्रॉप यील्ड के एस्टिमेशन के लिए। 30% जो वेटेज है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेट्स वो निकाला जाएगा। 9 मेजर स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश है, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक है। इन सभी 9 के 9 मेजर स्टेट्स में इस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड
यील्ड एस्टिमेशंस का अडॉप्ट किया जा रहा है। विंड्स के बाद अगर हम देखते हैं तो वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम जो है उसमें क्या करा जा रहा है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को ब्लॉक लेवल पे लगाया जा रहा है और पंचायत लेवल पर क्या किया जा रहा है, ऑटोमेटिक रेन गॉजेस को तैयार करा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किया जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम के तहत। तो होपफुली आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या इंपॉर्टेंस है। इस बार इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो भी वेदर बेस आप जानते हो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए ना इसको पूरा इस तरह से स्कीम को प्रिपेयर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम के और, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, BBBBP हम स्कीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूज़ में इसलिए था, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने 10th एनिवर्सरी मनाई है अभी 22 जनवरी 2025 में, यानी कि आपको जानते खुशी होगी कि पूरा एक डिकेड हो चुका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी ध्यान रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% फंडिंग की जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में अंडर संभल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि चाइल्ड सेक्स रेशो को इम्प्रूव करना है, सबसे पहला पॉइंट। जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करना है। जेंडर बायसनेस को बचाना है। सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेट करना है पूरी तरीके से। सर्वाइवल एंड गर्ल चाइल्ड का प्रोटेक्शन की बात है। इनकरेज एंड एजुकेट द पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी हमें ऑब्जेक्टिव में क्या देखना है, हमें क्या करना है बेसिकली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत हमें चाइल्ड सेक्स रेशो को हम चाहते हैं कि इम्प्रूव हो जाए वो। ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन में बताओ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे अच्छा है, फेवरेबल किस स्टेट का है। ठीक है, तो आप ऐसे 3-4 स्टेट्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब ना देखो, ये ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी यहाँ पर जो ना 100% जो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल द डिस्ट्रिक्ट अंडर संभल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति द्वारा किया जा रहा है। दूसरा जो ये प्रोग्राम है ना पूरा का पूरा, 3 मिनिस्ट्रीज इसको कोलैबोरेट कर कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम कर रही हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ट्रेनिंग देना, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ पे करना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बात की जाए तो प्री कंसेप्शन या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को अपनाना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बात करा जा रहा है कि स्कूल इनरोलमेंट पे ध्यान रखना कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्कूल में वॉशरूम्स वगैरह हैं या नहीं है बच्चियों के लिए। आउटस्टैंडिंग अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए हम और एजुकेशन वो कर पाए, उसके लिए हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट अगर बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारा काम हमें इसमें करना है। तो स्कीम के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो पता है क्या है, एडवोकेसी करना कैंपेन्स को, यानी लॉन्च टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग, मतलब हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से डिक्लाइन करना है चाइल्ड सेक्स रेशो बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारा ना सेक्स रेशो हमें ठीक करनी है, मतलब यहाँ पर साथ ही साथ हम जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशन भी करेंगे, यानी फोकस एक्शन इन 640 डिस्ट्रिक्ट्स पे हमारा रहेगा। हमारा सारा ध्यान ये है कि हम ना सेक्स रेशोज़ को इन्हांस करें, एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ाएं। सुकन्या समृद्धि स्कीम है हमारी, सब जानते ही हो, उसमें भी हमारा यही काम था, हम पेरेंट्स को इनकरेज करें ताकि एक फ़ीमेल चिल्ड्रन को हम फंड कर पाएँ। ठीक है, तो ये भी एक स्कीम हमें इसके अंदर ही हमने फाइनेंशियल लिंक डाल कर दी है। टारगेट बेनिफिशियरी कौन होगा, तो गर्ल चाइल्ड है, वुमेन है, कम्युनिटी एट लार्ज है, ये सभी लोग इन्वॉल्व होंगे। ध्यान रखना टारगेट ग्रुप कौन सा है, बेनिफिशरीज टारगेट ग्रुप में बोला गया है 3 लेवल पर टारगेट ग्रुप्स को किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी करके बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है टारगेट ग्रुप में कि प्राइमरी का मतलब है कि यंग एंड न्यूली मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स हैं। सेकेंडरी में आपका यूथ हुआ, एडोलेसेंस हुआ, इन लॉज हुए, मेडिकल डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स हुए। टर्शरी में ऑफिशियल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वुमेन हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, ये सारे के सारे टारगेट ग्रुप्स का पार्ट हैं। उसके अलावा मॉनिटरेबल टारगेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्प्रूव हमें करना है सेक्स रेशो एट बर्थ, यानी सेलेक्टेड जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट में बाय 2 पॉइंट्स इन अ ईयर हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है सबसे पहले सेक्स रेशो एट बर्थ। दूसरा हमें काम क्या करना है, हमें जेंडर डिफरेंशियल्स को रिड्यूस करना है। अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 7 पॉइंट्स टू हमें 1.5 यूनिट तक लेकर आ रहा है, यानी हमारा ये भी ध्यान है कि स्कूलों में लड़का लड़की समान हो
और जेंडर डिफरेंशियल बिल्कुल ना हो। फिर उसके बाद 1.5% हमें हर साल इंक्रीज़ करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, और फर्स्ट ट्राईमास्टर ANC रजिस्ट्रेशन करना है। फंक्शनल टॉयलेट्स बनाने हैं गर्ल्स के लिए हर स्कूल में। और उसके बाद हमें ना न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, अंडरवेट को हमें रिड्यूस करना है, उसके नंबर्स को हमें यूनिवर्सलाइज करना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करने हैं कहीं भी सेंटर्स हों। और ना हम इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये भी कर रहे हैं कि पॉक्सो भी, क्योंकि इसके अंडर आ रहा है राइट, तो पॉक्सो का भी डेवलपमेंट हो पाए। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं प्रोटेक्ट हो, उनका जो इन्वायरमेंट है गर्ल चिल्ड्रंस का, उसका इन्वायरमेंट अच्छा रहे। फिर हमें ना ट्रेंड करना है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इम्प्रूव करना है हमें, ताकि CSR गर्ल्स के एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है। तो इसी के लिए ही की इनिशिएटिव्स को लिया गया है। क्या लिया गया है? सबसे पहले है डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड, यानी जो डिजिटल बोर्ड प्लेटफॉर्म है उसमें जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करना है उसके बर्थ रेट में। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स क्रिएटेड फॉर सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड। यानी डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा पूरा ध्यान है जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करना। फिर ऐसे ही उड़ान सपने दी दुनिया दे रूबरू, ये भी स्कीम इसीलिए चलाई गई है कि हम ना प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाएं, ऑफरिंग गर्ल्स इन एन अपॉर्चुनिटी टू शेडो प्रोफेशनलिज्म इन द फील्ड ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो भी वो करना चाह रहे हैं उनकी लाइफ को और अच्छा करना। माई एम माई टारगेट कैंपेन में क्या करा जा रहा है कि ना हम ना रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जैसे टॉप एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बना रहे हैं। आओ स्कूल चलें करके आपने बहुत डोर टू डोर विजिट करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो स्कूल आएँ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। एक बाल कैबिनेट थी इसमें यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है। तो ये सारे काम इसीलिए किए गए हैं ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे से आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसको 10 साल हो गए हैं कंप्लीट हुए हुए, ध्यान रखना डिकेट्स की बात है। 22 जनवरी 2015, और ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का पार्ट है। इसका पता है क्या तरीका है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, या टू हेल्प पेरेंट्स बिल्ड फंड्स फॉर हायर एजुकेशन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर द गर्ल चाइल्ड। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अकाउंट्स कैन बी ओपनड, आप अकाउंट खोल सकते हो बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन। तो सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया ध्यान रखना कि कोई भी बच्ची गर्ल चाइल्ड अगर वो 10 साल से नीचे की है तो अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा उसके नेचुरल या लीगल गार्जियन के रूप में, ठीक है। डिपॉजिटर जो होगा कैन ओपन और ऑपरेट ओनली वन अकाउंट इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। स्कीम के अकॉर्डिंग एक ही अकाउंट खुलवाना है, कहीं खूब सारे अकाउंट खुलवा के बैठ गए एक ही लड़की के नाम पे, ऐसा नहीं करना है। नेचुरल लीगल गार्जियन जो भी गर्ल चाइल्ड का है वही ओपन कराएगा अकाउंट फॉर 2 गर्ल चिल्ड्रन ओनली, ये भी ध्यान रखना। मान लो उसकी 2 बच्चियाँ हैं तो खाली 2 कर सकता है, तीसरी बच्ची के लिए कोई अकाउंट नहीं खोलेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना सुकन्या समृद्धि योजना में। अच्छा, इसमें डिपॉजिट एंड कंट्रीब्यूशन का ये है कि मिनिमम डिपॉजिट्स आप 250 रुपये कर सकते हो और फिनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कर सकते हो। याद रखना डिपॉजिट्स कैन बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक आपको डिपॉजिट शुरू कर देना है द ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंट। अब इससे करने से फ़ायदा क्या होता है? क्यों सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह पे लोग अकाउंट खुलवाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपको इसमें से टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यानी जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न करा है, जो भी मेच्योरिटी है, आर एग्जेम्प्ट अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यानी जब आप इस तरह का कोई भी कंट्रीब्यूट करोगे तो आपका टैक्स बचेगा। क्या होगा? बचेगा। इससे एक ट्रिपल टैक्स फ्री स्कीम के तहत आप समझ लो, जिसमें कि आपका टैक्स बच जाता है, सेक्शन 80C के अंदर दिखा दोगे आप। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट जो होगा ना सुकन्या समृद्धि योजना का, इंटरेस्ट रेट रिवाइज क्वार्टरली, हर 4 महीने में आप समझो कि रिवाइज होगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर ऐसे की जाती है कि जो लोएस्ट बैलेंस होगा ना अकाउंट का बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ, समझ रहे हो? 5th डे मतलब लोएस्ट बैलेंस, समझो यहाँ पर इंटरेस्ट को कैलकुलेटेड हर मंथ। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा जाएगा। कैसे किया जाएगा? ऑन द लोएस्ट बैलेंस अकाउंट बिटवीन द क्लोज 5th डे टू एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इसी इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग निकाल के क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट में। समझ में आ रहा है? तो लोएस्ट बैंक, सबसे पहले लोएस्ट बैलेंस देखना है बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे, और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में कितना था उस हिसाब से हर फाइनेंशियल ईयर का निकाल कर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया जाएगा। मैच्योरिटी का पीरियड जो इसका होता है, तो ध्यान रखना 21 साल में होगा। ये अकाउंट जो होता है वो कब मैच्योर होता है? 21 साल की उम्र में ऑफ द अकाउंट होल्डर फ्रॉम इट्स ओपनिंग डेट।
अर्ली अगर आप क्लोजर करते हो तो वो कब पॉसिबल है कि अगर लड़की की शादी हो रही हो 18 साल के बाद ही, फिर आप डॉक्यूमेंट लगा के अर्ली भी इसको क्लोज करा सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट की बात की जाए तो अकाउंट इज़ मैनेज बाय गार्जियंस अंटिल द गर्ल चाइल्ड रीचेज द एज ऑफ 18। ठीक है, तो अपॉन टर्निंग 18 अकाउंट होल्डर कैन टेक कंट्रोल ऑफ द अकाउंट हर सेल्फ। उसके बाद विड्रॉल फॉर एजुकेशन की बात करें तो अकाउंट होल्डर कैन अप्लाई फॉर अ विड्रॉल ऑफ अप टू 50% तक आप अकाउंट होल्डर जो है वो विड्रॉ कर सकता है। और ये विड्रॉ जो है इस परमिशेबल कब तक, जब तक कि अकाउंट होल्डर टर्न्स 18 का ना हो जाए एंड कंप्लीट द 10 स्टैंडर्ड। तो जो भी होता है या तो 18 का हो जाए या 10 स्टैंडर्ड हो जाए, उसी के हिसाब से कर दिया जाएगा। विड्रॉ तभी होगा जब लमसम या इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट जाता रहेगा, और कैन बी मेड आइदर एज लमसम निकालो या इंस्टॉलमेंट पे निकालो विद अ मैक्सिमम ऑफ 1 विड्रॉल पर ईयर। एक ही विड्रॉ कर सकते हो आप, ध्यान रखना, मैक्सिमम ऑफ 1 विड्रॉल पर ईयर फॉर अप टू 5 ईयर्स। 5 साल तक आप एक एक करके विड्रॉ कर सकते हो। प्री मेच्योर डिस्क्लोजर कराना हो तो इन द अनफॉर्सीन इवेंट, मान लो बहुत ही कुछ गड़बड़ हो गया है, तो जो अकाउंट होल्डर का मान लो उसकी डेथ ही हो गई, तो अकाउंट कैन बी क्लोज्ड इमीडिएटली। इस केस में प्री मेच्योर क्लोज हो जाता है। या बहुत ही एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड हो, मान लो कोई जो अकाउंट होल्डर है वो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इशू पे चल रहा हो, गार्जियन की डेथ हो गई हो, अकाउंट ऑफिस में अलाउ प्री मेच्योर क्लोजर। ठीक है, लेकिन 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 नो प्री मेच्योर क्लोजर कैन ऑकर विद इन द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। ध्यान रखना, कोई भी प्री मेच्योर आप अकाउंट को नहीं बंद करा पाओगे फर्स्ट से लेकर 5 साल तक। समझ आया? दिस इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि योजना। This is all guys about your government schemes. Memorize it properly so that you can do the questions in the right way. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.